हम लोग इससे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देख चुके थे। अब आप लोग देखे थे कि अमेरिका पर किसका किसका कब्जा था। दो देशों का कब्जा था, ब्रिटेन और फ्रांस का। तो फ्रांस में भी युद्ध हुआ था। चलिए वहां का चीजों को देखते हैं। अब फ्रांस की क्रांति कैसे हुई देखा जाए। ये कुछ घटना है जो फ्रांस की क्रांति का यहाँ पर दिया गया, मेंशन किया हुआ है। ये फ्रांस की क्रांति का सीन है। ठीक, चलिए इमेज दिख रहा आपको, किस तरह से युद्ध वगैरह सब हुआ होगा, समझ ही रहे होंगे आप लोग। क्लियर है चीजें? तो चलिए आगे देखा जाए। तो समझते हैं बाबू कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और क्यों हुई थी। बस दो चीजों को समझना है, कब हुई थी, क्यों हुई थी और इसका परिणाम क्या निकला था। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है बाबू सन है ना 1789 ईस्वी, यहाँ पे दिख रहा है 1789। 1789 को जो है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो सामंतवादी एवं निरंकुश व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। तो देखो बाबू, फ्रांस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं था। जहां तक कि हम लोग अमेरिका की क्रांति देखे थे तो उसमें ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन वाला उस पर अधिकार जमा रहा था, राइट। तब जाकर के उसका जो है क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। लेकिन फ्रांस में क्या किसी का कब्जा था? नहीं। तो क्रांति क्यों हुई? क्रांति हुई थी किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। सरकार क्या करती थी? प्रजा को कोई सुख सुविधा नहीं देती थी, सामंतवादी व्यवस्था था। ठीक है, जनता को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता था। इसलिए जनता क्या कर दिया? क्रांति कर दिया था। यानी जो भी राजा बनता था निरंकुश होता था। निरंकुश कहने का मतलब हो गया कि जनता के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखना, जनता को शोषण करना। इन सभी वजह से जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो अमेरिका की क्रांति बाबू अलग चीजें हैं, फ्रांस की क्रांति अलग चीज है। फ्रांस की क्रांति इनके ही राज व्यवस्था के खिलाफ थी, जबकि अमेरिका की जो क्रांति थी वो उपनिवेशों यानी गुलाम थे और उसको हटाने के खिलाफ था। क्लियर है ये दोनों में अंतर? चलिए आगे देखा जाए। और ये हुई कब थी? याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए आगे देखा जाए। अब फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्यों हुई भाई फ्रांस की क्रांति? फ्रांस में लोग आखिर क्यों युद्ध करने लगे, क्यों क्रांति किए? तो चलिए इसके कारणों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला कारण किसको देखेंगे हम लोग? राजनीतिक कारण। ठीक है, चीजें क्लियर यहाँ पर। तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था। कौन सा शासन था बाबू? राजतंत्रात्मक। आपको हम बताए थे राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन। राजा का शासन, राजतंत्रात्मक शासन। तो फ्रांस में राजा का शासन होता था और राजा क्या करते थे? प्रजा के प्रति उतना बेहतरीन दृष्टिकोण नहीं रखते थे। लेकिन अभी क्या है बाबू, हर जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता इसमें सर्वोपरि होता है, इसमें जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, राइट। हम इसका क्वेश्चन का आंसर भी लिखाए थे लेसन 2 में, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो जनता के द्वारा जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक कहलाता है, डेमोक्रेटिक कहलाता है। जबकि यहाँ पर फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था था? राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। अब जो भी राजा बनता था अपना मनमानी मर्जी करता था, मनमानी करता था। अब देखो बूर्बो राजवंश के लुई 14, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लुई 14। याद रखिएगा लुई 14 किस वंश के शासक थे? बूर्बो राजवंश के शासक थे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लुई 14 किस वंश के शासक थे? बूर्बो राजवंश के शासक थे। तो लुई 14 के शासन काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा ठीक ठाक थी, साम्राज्य ठीक ठाक चल रहा था, लोग खुश थे। किसके शासन काल में? लुई 14 के शासन काल में। 14 यहाँ पर लुई है और 14 देखो, लुई 1, लुई 2, लुई 3, इस तरह से लुई 14। तो लुई 14 के शासन काल में क्या था बाबू? यह फ्रांस की काफी प्रतिष्ठा ठीक ठाक था, प्रजा खुश था राजा से। लेकिन जैसे ही लुई 14 के बाद लुई 16 आता है गद्दी पर, कौन आता है बाबू? लुई 16 आता है। देखिए लुई 16 गद्दी पर बैठा कब? तो 1774 ईस्वी में। और जैसे ही भाई साहब आया अपना कहानी शुरू कर दिया। क्या कहता है कि लुई जो 16 था वो अत्यधिक फिजूल खर्ची एवं निरंकुश तथा अयोग्य शासक था। यानी वह जनता का कोई ख्याल नहीं रखता था, ज्यादा दिखाने सिखाने में तर्क भड़क में रहता था, खर्चीला था, ज्यादा खर्चा करता था। यानी जो जो पैसा खर्चा करना चाहिए जनता के सेवा पे, रोड पे, यानी जनता में जो खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा कहाँ करता था? अपने ऊपर खर्चा करता था।
फिजूल खर्ची था। साथ ही साथ निरंकुश, निरंकुश कहने का मतलब है कि जनता का कोई भलाई के लिए नहीं सोचता था, अपने मन मर्जी करता था, जनता मरे या जिए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसी को कहते हैं निरंकुश पना। तो निरंकुश शासक था। साथ ही साथ अयोग्य शासक था, यानी योग्य शासक नहीं था। एक होता योग्य, यानी जो सबके लिए काबिल हो। आप मान चलो किसी को कोई काम देंगे तो उसके लिए काबिल भी तो होना चाहिए, आना भी तो चाहिए। तो काबिल भी नहीं था वो, योग्य नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है बाबू, जनता क्या करेगा, क्रांति करेगा। क्लियर है चीजें। अब देखो, अब उसकी पत्नी का भी कहानी सुनो ना पहले, अभी बाबू तो स्टार्टे हुआ। लुई 16, 14 तक ठीक था, 14 तक ठीक था, लेकिन लुई 16 जैसे ही राजगद्दी पर आया, जैसे ही राजगद्दी पर आया, तो इसकी पत्नी थी, ये देखिए ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोनियते। याद रखिएगा, मेरी अंतोनियते इसका नाम उल्टा है। ये किसका पत्नी था, लुई 16 का। लुई 16 की पत्नी मेरी अंतोनियते थी, जो उत्सवों में काफी रुपया लुटाती थी। यानी इसका पतियों वैसे, पत्नियों वैसने। क्या करेगा, राजशाही खजाना मिलता था, कमाना तो पड़ता नहीं था, उड़ाते चलो। तो ये भी जो पर्व त्योहार होती थी खूब उड़ाती थी, नया नया झुमका, नया नया ड्रेस पहनती होगी, यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो खूब उड़ाती थी। तो उड़ाती थी किसका पैसा, राजशाही खजाने से ही ना। एक बात बताइए, अभी मान के चलिए हमारे देश के जो पीएम है, गवर्नर है, जो भी मंत्री है, पैसा का अपना जेब से लाता है वो राजशाही खजाना ही ना उड़ाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये भी राजशाही खजाना उड़ाता था। राजशाही खजाना उड़ाता था। राजशाही खजाना होता है सैनिक व्यवस्था के लिए, लोगों के रख रखाव देखभाल के लिए, अपना राज्य को विस्तार करने के लिए नहीं, ये उड़ाता था ऐसे ही। अपना भी मिलता था, पत्नी को भी उड़ाने देता था। देख रहा है, तो क्या होता था, जनता के लिए पैसे नहीं बचता था यहाँ पर। बात क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। राजा के महल में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो काम नहीं करते थे, लेकिन वेतन के तौर पे मोटा मोटा रकम लेते थे। यानी किसके शासन काल में, लुई 16 के शासन काल में 15,000 अधिकारी, 15,000 बाबू नंबर में बहुत है। 15,000 अधिकारी ऐसे थे उसके राजमहल में, जो काम कुछ नहीं करते थे, बैठल रहते थे कुर्सी पे, रोटी तोड़ते थे खाली, लेकिन वेतन के नाम पर मोटा लेते थे। सैलरी 50,000 60,000 किसी का होगा, काम कुछ नहीं, वेतन के तौर पे मोटा राशि लेते थे। तो बाबू ये तो गलत बात है, पैसा तो बर्बाद होगा ही ना। तो अनाप शनाप बर्बाद कर रहा था, तो जनता सब चीज देखता है ना, कहा ना तुम अयोग्य शासक नहीं हो, हटा दिया यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है। वेतन लेते थे। अब आगे सुनिए, लुई 16 के शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेश, आपको पता है कि अमेरिका का 13 उपनिवेश था जो कि ब्रिटेन के कब्जा में था। तो अमेरिका का 13 उपनिवेश आजाद करने के लिए 13 जो है अरब से भी ज्यादा क्या चीज कर दिया, लिब्रो का, उसमें लिब्रा होता था। 13 अरब से, सॉरी 10 अरब से ज्यादा जो है लिब्रा का क्या कर दिया, खर्च कर दिया। किसको आजाद कराने में, अमेरिका को आजाद कराने में। अमेरिका का 13 उपनिवेश था ना जी ब्रिटेन के कब्जे में, वो 13 उपनिवेश को आजाद कराने में इतना खर्चा कर दिया, फायदा इसको हुआ कुछ नहीं, और अधिक कर्ज ही बढ़ गया। बातें समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। अब देखिए, ये राजा निरंकुश था, जनता के बारे में सोचता ही नहीं था, खाली खर्चा पे खर्चा करना जा रहा था। तो एक संस्था तैयार किया गया जिसका नाम था पार्लमा। क्या नाम था, पार्लमा। और उस पार्लमा संस्था नामक जो पार्लमा संस्था था, वो क्या कहता था, राजा पर अंकुश, यानी राजा के खर्चों पर प्रश्न पूछता था, यानी उसको रोक लगाने का कार्य करता था। याद रखिएगा। अब कहता है, राजा के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, यानी जो राजा को शासन मिला था, गद्दी मिला था, जिसको मन तिसको दंड देना, जिसको मन तिसको रुपया बांट देना, तो दुरुपयोग किया जाता था। ठीक है, जिस कारण सभी जनता राजतंत्र के क्या हो गई, खिलाफ हो गई, कहा अब हमको राजा नहीं चाहिए, हटो यहाँ से, गद्दी छोड़ो। और क्या हो गया बाबू, संघर्ष की स्थिति बन गई। तो पहला तो था ये राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण समझे, तो राजनीतिक कारण में लुई 14 तक सब कुछ ठीक ठाक था, प्रतिष्ठा शिखर पे था। लेकिन जैसे ही लुई 16 बना, तब फिजूल खर्ची था, अयोग्य शासक था, साथ साथ अपना तो अयासी करता ही था, पत्नी को भी अयासी करवाता था, उत्सवों में महंगा महंगा गहना ज्वेलर साड़ी वगैरह सब गिफ्ट करता था। यहाँ पर बातें समझ में आ रहा है। इसके बाद बाबू देखो, साथ ही साथ जो है उसके दरबार में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो मुफ्त का वेतन लेते थे, काम कुछ नहीं, पेट बड़ा बड़ा करके बैठे हुए रहते थे। बताइए कितना ये लॉस होगा।
15,000 अगर अधिकारी काम करेगा तो उस काम के बदले उसको वेतन मिलता तो ठीक ठाक है, वो बैठ करके वेतन लगता है, ये तो गलत है ना। ठीक है, तो इस तरह से स्थिति था। साथ ही साथ 13 उपनिवेश को आजाद कराने में 10 अरब से भी ज्यादा क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, जिससे और कर्जा हो गया। और साथ ही साथ निरंकुश था, खर्चो करता है तो जो राजा होता है वो प्रजा को मिला के चले तब ना, लेकिन नहीं, प्रजा के खिलाफ था, खर्चा करेंगे तुम क्या कर लोगे। लो, हो गया संघर्ष। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर है यहाँ तक राजनीतिक कारण। चलिए आगे देखा जाए, क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखा जाए, सामाजिक कारण। नेक्स्ट कौन सा कारण है? सामाजिक कारण। अब देखिए, सामाजिक का मतलब होता है समाज। तो उस तरह उस समय फ्रांस जो है वो टोटल 3 समाजों में विभक्त था। अभी लोग जैसे नहीं देखते, हमारा भी समाज देखिएगा 3-4 कैटेगरीज में विभक्त है, एक अमीर, एक गरीब, एक मध्यम वर्ग के फैमिली, किसान, जमींदार, अलग अलग तरह के जो है समाज में विभक्त था, अभी भी पहले भी। तब पहले के जो फ्रांस की समाज था वो 3 भागों में विभक्त था। फर्स्ट श्रेणी, कौन सा श्रेणी? फर्स्ट। तब फर्स्ट श्रेणी में याद रखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रांस जो है फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में, 3 श्रेणी में बटा हुआ था, यानी 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। चलिए उन तीनों कैटेगरी कौन कौन था एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी थे, याद रखिएगा, पूछेगा प्रथम स्टेट में कौन सा समाज था? पादरी वर्ग, जो पूजा पाठ वगैरह सब ये सब करवाता था। पादरी थे जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। कितना था? 1,30,000। यानी प्रथम स्टेट में जो पादरी था उसका संख्या मात्र 1,30,000 था, लेकिन सब सुख सुविधा इसी को था, सब सुख सुविधा इसी को था। बातें समझ में आ रहा है? इसके बाद दूसरे श्रेणी में कुलीन वर्ग के लोग थे जिसकी संख्या लगभग 40 लाख से अधिक था। अब देखो, यह दोनों वर्ग के लोग करों से मुक्त थे, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। यानी प्रथम श्रेणी में जो लोग थे, तो प्रथम श्रेणी में कौन लोग था? पादरी। दूसरा श्रेणी में लोग था कुलीन वर्ग, जिसकी संख्या 40 लाख से अधिक थी। इन दोनों श्रेणी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सोचिए, 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ, 1,30,000 से ज्यादा लोग वहां, और ये सब टैक्स नहीं भरता था। तब बाबू टैक्स कौन भरेगा? गरीब किसान, तीसरा वर्ग का लोग। अब तीसरा वर्ग, निम्न वर्ग जान ही रहे हो, गरीब किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यही सब टैक्स भरेगा। बताओ कितना बढ़ जाएगा। मान के चलिए, एक बात बताइए, 10 आदमी एक साथ टैक्स भरता था तो सबको मान के चलो 15-15 रुपया पड़ता था एक व्यक्ति पर। अगर 10 व्यक्ति के बदले कोई 2 व्यक्ति भरेगा टैक्स, तो बताइए तो कितना पड़ेगा? टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जो लोग थे वो टैक्स नहीं भरते थे कोई भी चीज। और आपको पता है कि टैक्स से ही गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो राजा जो उस समय होता था तो उसको पैसा कहाँ से आता था? टैक्से से ना। आई दोनों समाज कहता था हम टैक्स ना देंगे, तो टैक्स वसूलता था किससे? निम्न श्रेणी से, तीसरे वर्ग के लोगों से। अब तीसरा वर्ग के लोगों से तो अब तो राजा को भैया सब कुछ चलाने के लिए तो टैक्स चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा मात्रा में उसे टैक्स वसूलता था, जिससे ये तीसरे वर्ग के लोग प्रताड़ित थे। तो क्रांति तय था। बातें समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मजा मजा में था, लेकिन साथ ही साथ विशेष अधिकार भी था, लेकिन तीसरा वर्ग के लोगों के लिए कोई सोचता ही नहीं था। तो क्रांति संभव है, सबके लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी तो क्रांति नहीं होगा। अब कहता है तीसरा श्रेणी में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारिक, शिक्षक, लेखक, शिल्पकार, मजदूर, कृषक, किसान, ये सब शामिल था। और यही सब भाई साहब को टैक्स भरना पड़ता था। बताइए कितना जुल्म होता था इन लोगों पे। अभी देखिए, अभी कोई भी हो बाबू, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, सब टैक्स भरता है, चाहे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो और छोटा से छोटा गरीब आदमी क्यों ना हो, सब कोई टैक्स भरता है, भरना ही पड़ेगा। आप कोई सामान खरीदेगा, इंटरनली उसमें टैक्स देना पड़ेगा। कलम खरीदे हैं, अगर मान के चलिए कलम है आपका 20 रुपया का, तो 20 रुपया में 18 रुपया कलम का दाम, 2 रुपया जीएसटी कट गया। जीएसटी समझ रहे हैं ना? गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम पे देते ही हैं हम लोग, तो जीएसटी कट जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जाता ही जाता है, टैक्स बचा नहीं सकते। कोई भी जाति से टैक्स देना ही पड़ता था, जबकि उस समय वैसा व्यवस्था था। तो क्रांति होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे देखा जाए। प्राप्त नहीं थे, इन्हें अपने स्वामी की सेवा, यानी ये जो वर्ग के लोग थे, स्वामी की सेवा, स्वामी का सेवा का मतलब क्या? पादरी वर्ग के लोग, स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना, यानी सेना का जो होता था। जैसे एक बात होती है, जो राजा होता था, जो उसका जो पूरा जो राज्य होता था, उसका पहरेदारी तो कोई देगा, सैनिक तो होता था। तो सैनिक किस श्रेणी से जाता था?
तो तीसरा श्रेणी से जाता था। क्या पहला और दूसरा श्रेणी से जाता था? और आपको पता है जो सेना होता था पहले युद्ध वगैरह सब हुआ करता था, युद्ध में अक्सर मारा चला जाता था। तो भैया इनको तो लॉस है लॉस है ना। ये दोनों वर्ग के लोग तो मस्ती काटते थे, टैक्स भी नहीं देते थे, विशेष अधिकार भी प्राप्त था, सेना में भी उसका बाल बच्चा नहीं जाता था, जो मरेगा हरेगा तो उसको दिक्कत होगा। तो क्या सारा कष्ट हम ही झेले? एक कहावत सुने होगे, गंदगी को बार बार देख करके इग्नोर करने से अच्छा है कि मेहनत करके गंदगी को हटा दिया जाए। सीधी सी बात है। अब जा रहे हो यार, रोज देखते हो यार गंदा है गंदा है, नाक बंद करके जाते हो, क्या फायदा? 1 घंटा नाक बंद करो, मेहनत करके हटा दो, कहानी झंझट खत्म। तो वही हुआ, रोज झेलने से अच्छा है कि चलो एक बार दम लगा करके कहानी खत्म कर दिया जाए। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए, है ना। निर्माण में सहयोग देना करना पड़ता था, सड़क बनाने में इसी सब का काम लिया जाता था। आई दोनों वर्ग के लोग मस्ती काटते थे, चांदी काटते थे। बात समझ में आ रहा है? तीसरा श्रेणी मध्यम वर्ग कहलाता था। तीसरा श्रेणी कौन सा कहलाता था? मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग कहलाते थे। अभी भी देखिएगा जितने भी जॉब वगैरह सब में जाते हैं, मिडिल क्लास के ही लोग सेना में जाएगा, बिहार पुलिस में जाएगा, जॉब वगैरह सब में जाता है। थोड़ी ना मिनिस्टर का बेटा जाएगा सेना बनने। समझ में आ रहा है? लेकिन इन सबों के साथ कुलीन वर्ग के लोग बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। किनके साथ बाबू? मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग का मतलब तीसरा श्रेणी वर्ग के जो लोग थे, इनके साथ जो था कौन? तो कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का लोग मतलब क्या? दूसरा स्टेट। दूसरा स्टेट का लोग बहुत बुरा व्यवहार करते थे, देखना नहीं चाहते थे, तुम छोट हो, ये हो, अलग तरह की चीजें यहाँ पर ये परेशान करते थे कुलीन वर्ग के लोग। तब परेशान भी करते थे, साथ ही साथ इसे कोई विशेष अधिकार भी नहीं था, टैक्स भी भरना था। तो सारा जुलूम हो रहा था इन्हीं पर, और ये क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो अतः इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति की उत्पन्न हुई। तो ये 2 कारण हम लोगों ने आज की क्लास में देखा, जिसमें राजनीतिक कारण था और दूसरा सामाजिक कारण था। तो किस तरह से राजनीतिक कारण में लुई 16 देखे और सामाजिक कारण में 3 स्टेट में बटा हुआ हमारा फ्रांस का समाज था। प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन सबों को याद रखिएगा। आज के क्लास में देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण। कौन सा कारण देखते हैं? आर्थिक कारण। ये आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, रुपया पैसा, ठीक है, उस वो कारण था। जरा समझा जाए। कहता है कि विदेशी युद्ध और फालतू के खर्चों ने फ्रांस की स्थिति को डवाडोल कर दिया। अब देखिए, ये जो फ्रांस में अक्सर देखिए, चूंकि आपको पता है फ्रांस कब्जा करके रखा था अमेरिका पे, हाँ या ना, उपनिवेश स्थापित किया था। एक बात बताइए, अगर आप किसी पे कब्जा कर लिए, ऐसे प्यार से कब्जा होता है? रुपया पैसा से डरा धमका करके, डराने धमकाने के लिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा। तो जब उपनिवेश स्थापित किया, तो इसका मतलब वहां भी पैसा उसा खर्चा होता होगा, वहां भी सैन्य शक्ति भेजता होगा, सेना उना पे खर्चा करता होगा, हाँ या ना। तो खास करके ये तो साथ साथ वहां तो था ही, और युद्ध वगैरह सब करते रहता था दूसरे देशों से। युद्ध करेगा तो आपको पता ही है, उसमें रुपया पैसा धन दौलत का नुकसान होता ही था। तो गोला बारूद कहाँ से आएगा? मिट्टी के अंदर से, वो भी खरीदिए करके ना आता है, या बनाएगा भी तो उसमें भी तो पैसा लगता है। तो ये सब चीज जो जो है फ्रांस की स्थिति क्या कर दी? डवाडोल कर दी। थी, है ना। प्रतिवर्ष जितना आय होता था उससे ज्यादा खर्चे हो जाता था। अब देखिए, एक साल में जितना इनकम होता था ना, मान के चलिए फ्रांस का एक साल का इनकम था 10 लाख, मान लेते हैं बाबू, 10 लाख तो नहीं है, 10 लाख बहुत कम बोले, 10 लाख। फ्रांस में एक साल में जितना राजस्व से या इनकम होता था गवर्नमेंट को, देखो इनकम का मतलब था गवर्नमेंट के पास जितना धन गया। जैसे हमारे ही देश में आपको जीएसटी के नाम पे या अन्य टैक्सों के नाम पे सरकार के पास पैसा जाता है ना, तब मार्च में हिसाब होता है, बजट तैयार होता है। तो ये देखा जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में, यानी ये एक साल के अंदर सरकार के पास कितना पैसा आया, कौन कौन चीज से कितना आया, टैक्स के नाम पे कितना आया, ये बेच के कितना आया, वो बेच के कितना आया, जो जो चीज से पैसा आता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कितना आया, तो उसी को कहा जाता है इनकम। किसका? गवर्नमेंट का इनकम। तो फ्रांस का जितना एक साल का इनकम होता था उससे ज्यादा वो खर्चे कर देता था। ऐसा संभव है? तो बचत क्या होगा? खर्चा ही कर देगा सब चीज, जितना पैसा होता था इनकम के रूप में उससे ज्यादा खर्च ही हो जाएगा। तो बताइए क्या तरक्की करेगा अपना देश का? स्थिति डवाडोल होगा ही, भिखमंगा बनेगा ही किसान। और साथ ही साथ अब देखो, अब ज्यादा खर्चा होगा तो आप सोचिएगा ना उस खर्चा को मैनेज करने का। खर्चा को मैनेज करने के लिए किससे टैक्स लेता था? किसानों को।
जहाँ 2% टैक्स के नाम पे लिया जाता था वहां 10% टैक्स वसूला जाता था। क्यों? खर्च को मैनेज करने के लिए। तो यही सब कारण देख लो बाबू। कहता है कि जितना अधिक खर्च हो जाता था, जिस कारण जनता से कर अधिक वसूला जाता था, क्योंकि खर्च ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को तो क्या ऑप्शन है, टैक्स से पैसा आएगा। तो वो क्या करता था, जनते का खून चूसता था, जनते से ज्यादा टैक्स वसूला करता था। और जनता परेशान है, जब जनता परेशान तो फिर समझ लो साम्राज्य उखड़ के फेंकाना जरूरी है। बातें समझ में आ रहा है? तो ये भी स्थिति था जो आर्थिक संघर्ष यहाँ पर था। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए, कर वसूलने का कार्य पूंजीपतियों को दिया जाता था। ये छोटा सबको दे देता था। पूंजीपति यानी जिसके पास पैसा ज्यादा रहता था। आई सब देखो इतना खचरा था, क्या करता था, टैक्स वसूलने के लिए तो राजा दे दिया, जाइए आप टैक्स वसूल के लाइए। जैसे मान चलो किसी को इतना दूर का एरिया दे दिया, टैक्स वसूल के हमको दीजिए, और फिक्स कर दिया, ठीक है किसान से आपको 100% में 100% अगर उसको इनकम होता है तो मान के चलो आपको 20% लेना है, 20% लेना है। आई सब क्या करता था, गया, किसान को थोड़ी ना पता रहता है, जाता था, ए चलो राजा साहब का आदेश है 40% टैक्स, 40% टैक्स। राजा का आदेश कितना था, आई कितना लेता था, 40%। 40% सबसे टैक्स वसूल लिया, जबरदस्ती मार पीट करके सबसे वसूल लिया। अब राजा को कितना देना था, 20%। 20% किसका, अपना गपोच लिया। तो इस तरह से लूट लेता था जनता को, ज्यादा टैक्स के नाम पे मार पीट करके वसूल लेता था। और राजा को तो देना था बाबू 20%, क्योंकि वो तो 20% ही बोला था, बाकी जो था अपने पास रख लेता था। इसीलिए पूंजीपति और ज्यादा अमीर होते गया, और जबकि गरीब किसान सब क्या होता गया, और गरीब होते चला गया। बातें समझ में आ रहा है? तो ये भी एक आर्थिक स्थिति थी जो है यहाँ पर संघर्ष होने की। तो पूंजीपतियों को दिया जाता था। इस पूंजीपतियों को बाबू टैक्स फार्मर कहा जाता था। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, टैक्स फार्मर। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा टैक्स फार्मर क्या होता था। तो जो पूंजीपति को टैक्स वसूलने के लिए राजा के द्वारा दिया जाता था, वो क्या कहलाता था, टैक्स फार्मर कहलाता था। क्या कहलाता था, टैक्स फार्मर। तो ये टैक्स फार्मर कहे जाते थे। यह निश्चित दर से अधिक टैक्स वसूलते थे, जो कि अभी हम तुरंत बताए कि राजा द्वारा 20% लेना था, जाकर के 30% 40% उमच करके ले लेता था, जो पैसा बचता था अपना जेब में डाल लेता था। इससे ये ज्यादा अमीर होते चला जाता था। बातें समझ में आ रहा है? तो जो है अधिक से अधिक टैक्स वसूलते थे, और सरकार को निश्चित रकम का मतलब होता है कि जितना वो फिक्स किया था, निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपनी धोती में रख लेते थे। बातें समझ में आ रहा है? जेब में थोड़ी नटेगा उतना। चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से देखिए जनता परेशान हो रहा है, जनता से ज्यादा टैक्स। एक तो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है क्योंकि उसका आय कम था, खर्च ज्यादा था, तो एक तो ऐसे वो टैक्स बढ़ा दिया, ऊपर से इसको दे दिया टैक्स वसूलने के लिए, तो ये और ज्यादा टैक्स वसूलता था। तो समस्या होगा कि नहीं होगा बाबू? जनता को कितना दिन परेशान करके रखोगे? अगर आपके द्वारा कोई एक व्यक्ति परेशान हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आपके द्वारा कोई 20 व्यक्ति परेशान हो रहा है तो एक न एक दिन वो क्रांति करिए देगा, आपको मार के भगाइए देगा, हाँ या ना? सोचेगा ना हम 20 है हुए के, चलो इसको ही खत्म कर दो मामला। लेकिन आपके द्वारा क्या व्यक्ति परेशान हो रहा था, चलो हटाओ छोड़ो, क्या उतना दिमाग लगाएंगे, वो नहीं आवाज उठाता है। बातें समझ में आ रहा है? यहाँ सब जनते को लूटा जा रहा था, सब जनता मिल करके कहा अब इसका क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इस राजतंत्र का विरोध करना चाहिए। समझ में आ गया? लोगों पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। अब देखो अलग अलग तरह के टैक्स के नाम पे वसूला जाता था, है ना? आप चीनी खरीद रहे, चीनी टैक्स दीजिए, कागज खरीद रहे, कागज टैक्स दीजिए। अलग अलग तरह के जो है टैक्स वसूले जाते थे। जैसे किसानों को भूमि कर, यानी किसान जो खेती करता था तो भूमि कर, आप भूमि रखे हैं, भूमि के नाम पे टैक्स दीजिए। फसल उजाए, फसल के नाम पे टैक्स दीजिए। खाना खाए, खाना के नाम पे टैक्स दीजिए। अलग अलग तरह के टैक्स को वो वसूलता था। तो भूमि कर को टेले कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था, टेले, है ना? क्या, टेले। भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था, टेले। तथा धार्मिक कर, यानी आप इस धर्म से हैं, आपको धर्म के भी नाम पे टैक्स देना पड़ेगा। बताओ तो भाई ये ऐसा कहाँ होता है? आप धर्म के नाम पे टैक्स दोगे, ये तो गलत है ना? आप इस धर्म को मान रहे हो, मान क्यों रहे हो, लाओ टैक्स लाओ। ये हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन का धर्म नहीं है, क्यों टैक्स दीजिए? आप धर्म मान रहे, तो ये गलत है ना? तो धर्म के नाम पर भी टैक्स दे रहा था, जिसे टीथे नहीं, टीथे, सॉरी टो होगा, याद ध्यान रखिएगा, टीथे, जिसे क्या कहा जाता था, टीथे कहा जाता था। तो धार्मिक कर का नाम क्या था, टीथे, टीथे टैक्स। तो आपको अगर पूछेंगे टीथे टैक्स किसमें लगता था, तो धार्मिक टैक्स में। अगर हम
टेले टैक्स कहेंगे तो ये किसके लिए होता था? भूमि कर, ये किसानों को देना होता था। तथा और भी कई तरह तरह के टैक्स थे, जैसे नमक पर, नमक खाए हैं टैक्स दीजिए, तंबाकू बीड़ी पिए हैं टैक्स दीजिए, गुटखा खाए हैं टैक्स दीजिए, भेंट दिए किसी को, गिफ्ट दिए हैं टैक्स दीजिए उस पर, टोल टैक्स, नजराना टैक्स, सब तरह के टैक्स जनता पर फोड़ देता था। अब बेचारा परेशान। बातें समझ में आ रहा है? देखिए किस तरह से जो है जनता को क्या किया जाता था? लूटा जाता था। जनता बेचारा क्या हो जा गया? परेशान हो गया। बातें समझ में आ रहा है? और इस स्थिति में देश का विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। और इसके बाद भी सरकारी फिजूल खर्ची और लुई 16 एवं उसकी पत्नी, यानी देखो जनता, देखो इनकम कम हो रहा था, खर्च ज्यादा हो रहा था, फिर भी जो थे जनता से टैक्स वसूला जा रहा था, देश का काम अवरुद्ध हो गया, लेकिन फिर भी राजगद्दी पे कौन बैठा था? लुई 16। और उसकी पत्नी कौन थी? मेरी अंत्योदमेत, है ना? याद है कि नहीं है? खर्चीली, याद है कि नहीं है? तो इन दोनों का रवैया फिर भी वैसा का वैसा ही रहा। ये नहीं देखा कि हमारा राजपाट का बजट लॉस में जा रहा है, जनता परेशान है, नहीं, इसको तो अपना मजे करने से है, त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने से है। तो मेरी अंत्योन्यत ने अपनी भोग विलास की वस्तु पर ज्यादा खर्च करते थे, सुख सुविधा की वस्तु पर ज्यादा खर्च करते थे। चलिए हमारे एगना में स्विमिंग पूल नहीं है, एगो स्विमिंग पूल बनवा दीजिए, उसमें नहाएंगे। बातें समझ में आ रहा है? कोई फंक्शन होता था तो नया साड़ी ले लेती थी। तो इस तरह से जो है वो अपने भोग विलास, आराम की जिंदगी पर पैसा ज्यादा खर्चा करती थी। समझ में आ रहा है? और जबकि इनकम कम था, जनता को लूटा जाता था, तो जनता सब कुछ देख रही थी ना। तो इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति की स्थिति बन गई और लुई 16 को हटाना जरूरी समझा गया। बातें समझ में आ रहा है? बहुत आसान है बाबू, समझ के चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। कहानी की तरह समझिए। अच्छा ऐसे हुआ था, यहाँ पर ये सब खचरपनी करा था तो फ्रांस में युद्ध हुआ। तो फ्रांस में युद्ध, देखिए फ्रांस में युद्ध किस में हुआ था? कोई अलग देश नहीं कब्जा किया था, उसके सरकार के विरुद्ध युद्ध था, हाँ या ना? उसके राजनेता के विरुद्ध युद्ध था, जो राजा था उसके शासन के विरुद्ध क्रांति था। जबकि अमेरिका की क्रांति क्या हुई थी? वो दूसरे देश को हटाने के विरुद्ध था। जबकि फ्रांस की क्रांति उसके देश के अंदर जो स्थिति थी उसको हटाने की थी। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। चलिए सैनिक कारण देखते हैं। अब सेना के भी साथ अन्याय किया होगा, ये सब किसी को नहीं छोड़ा, सेना भी क्रांति कर दिया। बातें समझ में आ रहा है? चलिए देखा जाए, फ्रांस में सैनिकों के पद पर कौन होता था? खास करके किसान, मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे उसका बेटा बेटी। अभी भी देखोगे बाबू, हम अभी भी स्थिति नहीं सुधरा, अभी भी तुम अक्सर जो मध्यम मिडिल फैमिली के क्लास के जो लोग होते हैं उसका ही बेटा बेटी सेना में या फिर फौज में जाता है, हाँ या ना? कभी देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा सैनिक बना है, फौज में गया है, गोली खाया है सीना पर? नहीं। कभी तो सुने हो राजनेता का बेटा सैनिक में गया है? क्यों नहीं गया है? वो क्यों नहीं पढ़ता है? अरे भाई वो तो अयासी करेगा। देश की सेवा के नाम पे गोली खाए हम लोग मिडिल फैमिली वाले, अब मस्ती करे वो, फिर भी नाइंसाफी। क्या होता है? फिर भी नाइंसाफी। बातें समझ में आ रहा है? जो सैनिक का पद था इस पर कौन था? किसान का बेटा बेटी था। तो किसानों को बहाल किया जाता था तथा जिन्हें कम वेतन और कठोर अनुशासन और खराब भोजन दिया जाता था। एक तो सेना में किसान को रखा जाता था, किसान के बेटा बेटी को रखा जाता था, ऊपर से वेतन भी कम देता था। भाई जान का खतरा तो सबको रहता है, युद्ध में यही जाके मरेगा, फिर भी वेतन कम देता था, कठोर अनुशासन, आप हिल नहीं सकते या छुट्टी नहीं मिलेगी, अलग अलग तरह के अनुशासन होते थे। साथ ही साथ खराब भोजन दिया जाता था, खाने सारा पचा भोजन दिया जाता था। तो क्या होगा? सेना का मनोबल टूटेगा कि नहीं? क्या टूटेगा? और जिस राज्य का सेना कमजोर है बाबू, राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। बातें समझ में आ रहा है? अगर अभी हमारा भारत का सेना कमजोर है, जो तुरंत छोटका देश आंख दिखाने लगेगा, हाँ या ना? जैसे आप ही के घर में आप कितनों मजबूत है, लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है तो बगल वाला पड़ोसी दो चार गो बात बोली सुना देता है। बातें समझ में आ रहा है? तो वही स्थिति था। तो सेना इसका क्या होने लगा? कमजोर होने लगा, क्योंकि सेना के साथ क्या करता था? अन्याय करता था, कम वेतन देता था, सरा पचा भोजन देता था, वेतन कम देता था, कई अन्य तरह के कारण थे। सेवा के उच्च पदों पर कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। अब देखिए सेना में भी उच्च पद होता था, हर चीज में उच्च पद होता है, नहीं होता है? तो हर चीज में उच्च पद होता था, सेना में भी उच्च पद होता था। जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें छोटका वर्ग के लोग जाइए नहीं सकते थे। बताइए, शुरुए से भेदभाव। बड़े बड़े जो पद थे उसमें किसान का बेटा बेटिया किसान उस पद पर बैठिए नहीं सकते थे। उसको उस पद पर कौन बैठ सकता था? सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग।
क्योंकि फर्स्ट वर्ग में तो पादरी था, पादरी तो पूजा पाठ कराएगा, उससे थोड़ी ना जाता है। तो सेकंड वर्ग में जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इ लोग के लिए बड़ा बड़ा पोस्ट था कि यही सब जाएगा, बाकी छोटका पोस्ट पे कौन जाएगा, किसान सबका बेटा। आई सब तो पहले से जुलूम करता था, इस पे अभी तुरंत आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित था। तो इस तरह सैनिकों में काफी क्या चीज की भावना फैल गई, असंतोष फैल गया, और आगे चलकर क्रांतिकारियों का ही वो साथ दिया। तो सेना बाबू अगर साथ दे दिया तो फिर पतन होना तय है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या सैनिक कारण आप सभी को समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। अब व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, धार्मिक का मतलब धर्म से जुड़े हुए। अब देखिए फ्रांस में भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। यानी आप भाषण नहीं दे सकते हैं 10 आदमी को बुला करके। अभी देखते हैं हमारे भारत में अभी कैसा है आजादी, 20 आदमी का समूह बना करके उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं ना? आजादी है, संविधान दे करके रखा है। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ विचार की अभिव्यक्ति, आप किसी के सामने कोई गलत बात नहीं बोल सकते हैं, विचार की अभिव्यक्ति, कोई बात अपना रख नहीं सकते हैं, ये सब की आजादी नहीं थी। बेचारा कोई कुछ बोलवे नहीं करता था, तो गुस्सा आएगा कि नहीं, बोलने का तो आजादी होना चाहिए। तो ये सब का स्वतंत्रता नहीं थी। वहां राज धर्म कैथोलिक धर्म था, यानी जो राज का जो धर्म था, कौन सा धर्म था? कैथोलिक धर्म था। तो क्या राज्य में केवल धर्म मानने वाला लोग रहता है? जैसे देखिए अभी हमारे संविधान में क्या बात है बाबू, किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, दैट मीन्स धर्म निरपेक्ष। आप लोग संविधान जब पढ़ते होंगे, तो आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं स्कूल में, हम भारत के लोग भारत को पढ़े हैं ना, तो वहां पर एक वर्ड आया होगा धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य का या किसी भी देश का अपना धर्म नहीं होगा। जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य में ज्यादा हिंदी बोला जाता है, तो क्या बिहार राज्य में खाली हिंदी बोलने वाला रहेगा, दूसरे धर्म को मार के भगा देंगे? नहीं, ये वही कहता है कि किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, उस राज्य में हर धर्म के लोग अपना बातें, अपना विचार रख सकता है, बोल सकता है, किसी को मना नहीं है। इसका अर्थ ये होता है। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन इसका क्या था, इसका खुद का धर्म था, कौन? कैथोलिक धर्म। अब कैथोलिक धर्म मानने वाला जो लोग था तो कैथोलिक धर्म मानता था, और कुछ अन्य धर्म के भी लोग थे। जैसे देखिए प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले लोगों को क्या दिया जाता था? कठोर सजा दिया जाता था। अब कुछ अन्य धर्म के लोग थे जो उस धर्म को मानते थे, तो उस पर क्या किया जाता था? अन्याय किया जाता था, सजा दिया जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था। ये तो गलत है, धर्म के नाम पे, है ना, दी जाती थी। उतना इतना ही नहीं, राजा का आदमी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकता था। लो, ये तो सबसे बड़ा खराब बात है जी। अभी हम लोग को क्या होता है, अगर कोई मारपीट किया, जब तक जुर्म साबित नहीं होता है, गिरफ्तार वगैरह सब नहीं कर सकते, उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी आप पे पहले मुकदमा चलाया जाएगा, तब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो आप खुले सांड के तरह घूमिए तब तक। लेकिन पहले क्या था, देखिए राजा का आदमी बिना मुकदमा चले ले, तुम्हें शक है ना, चलो आ जाओ, गिरफ्तार करके जा करके धो देता था। बताइए, ये तो गलत बात है। इस तरह से देखिए जुल्म होता था, और जुल्म होगा तो बाबू क्या होगा अंततः? एक कहावत है ना, अगर पानी शांत है तो उससे मजाक नहीं किया करते हैं, अगर वो भयानक रूप ले लिया तो तबाही मचा देगा। तो पानी शांत था, लेकिन ये धीरे 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 आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण क्या हो रहा था, उसके अंदर हलचल पैदा कर रहा था, और एक दिन क्या हुआ, तबाही आ ही गया। बातें समझ में आ रहा है? गिरफ्तार कर सकता था, जिसको क्या कहते थे, लेटर्स द कैचेट कहते थे, जिसे क्या कहते थे, लेटर्स द कैचेट। आपको पूछेगा लेटर्स द कैचेट किसे कहते हैं, तो ये कहना है कि राजा का आदमी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लेता था, इसे ही लेटर्स द कैचेट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अतः इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति की क्या बन गई बाबू, स्थिति बन गई। तो ये भी था व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत कारण में कौन आ गया, ये राजा का आदमी गिरफ्तार कर सकता था। धार्मिक कारण में कैथोलिक धर्म मानता था, जबकि कुछ लोग प्रोटेस्ट धर्म के मानने वाले थे, उस पर भी अन्याय करता था, उसको मारा जाता था, सजा दिया जाता था, तो क्या होगा, तबाही होगा ही। चलिए इसके बाद बौद्धिक कारण।
कौन सा कारण देखेंगे? बौद्धिक कारण। अब कहता है कि फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन किया, यानी फ्रांस में जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो बौद्धिक का आंदोलन किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने को कहा। यानी मॉन्टेस्क्यू अपना पुस्तक में ये तीनों को अलग अलग करने को कहा, लेकिन इनका बात कोई नहीं सुना। तो इस तरह से भी क्या हो गया? युद्ध की पृष्ठभूमि बाबू तैयार हो गया। बातें समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में हम लोग देखे बौद्धिक कारण, व्यक्तिगत कारण, धार्मिक कारण, है ना, और आर्थिक कारण। तो आई होप कि इतना बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है। घटनाक्रम समझते हैं कि ये क्या है और कौन कौन सी घटनाएं हुई जो क्रांति का रूप लिया। चलिए समझते हैं इनको। पहले देखिए बाबू, कहता है कि सन 1789 ईस्वी में, अब आपको पता है कि जो फ्रांस की गद्दी पर कौन था? लुई 16 था, है ना। लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई, जिसके लिए इन्होंने, है ना, 5 मई होना चाहिए, है ना, 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट्स जनरल क्या होता है? आपको बताए थे कि जो फ्रांस की समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको हर भाग को स्टेट्स कहा जाता था। जैसे प्रथम स्टेट्स, यानी प्रथम जो भाग था, यानी पहला जो समाज था जिसमें जो आपका पादरी वर्ग आता था, उसको क्या कहा जाता था? स्टेट्स कहा जाता था। तो तीनों स्टेट्स की बैठक बुलाई, ठीक है, तीनों स्टेट्स की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रथम और दूसरे स्टेट्स के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग था उससे 300 लोग आए, ठीक है। दूसरे वर्ग जो कुलीन वर्ग के लोग थे उससे 300 लोग आए। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो मध्यम स्टेट्स के जो लोग थे, उससे 600 लोग आए। कितने लोग आए? 600 लोग आए। और उन्होंने क्या किया कि उन्हें समान मत देने का अधिकार मांगा। कहा कि हमें भी वोट डालने का अधिकार दीजिए, हमें भी समान मत का अधिकार दीजिए। कौन बोला? तीसरे स्टेट्स के लोग बोला, ठीक है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने पेरिस स्थित राज्य के कारागाह, है ना, कारागाह पोस्ट को घेर कर, है ना, 1-2 घंटे बाद जेल का फाटक को तोड़ने के बाद बंदियों को क्या किया? मुक्त करने में सफल हो गया। यानी जो क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी का मतलब देखिए, क्रांतिकारी वह व्यक्ति होता है जो राजा के आदेशों को नहीं मानता है। जैसे कि बात होती है, हमारे देश में भी ब्रिटिश का शासन था, तो हमारे देश में भी कई क्रांतिकारी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब क्रांतिकारी नेता था। यानी अंग्रेजों के प्रति क्या था? ये मतलब वो भगाने के प्रति जो कार्य करता था, क्रांतिकारी था, ठीक है। तो उसी तरह से फ्रांस में भी जो क्रांतिकारी नेता था, उन्होंने क्या किया? पेरिस स्थित राज्य के कारागाह पोस्ट पर बंधक बना करके उसके जेल को तोड़ करके सब कैदी को क्या कर दिया? आजाद कर दिया, ताकि क्या हो सके? उसे जो है फ्रांस की क्रांति में क्या मिल सके? मदद मिल सके, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, है ना, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को कहता है कि मानव और मानव के अधिकार को स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और मानव के अधिकार को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। अब देखिए, मानव अधिकार क्या? आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है बुक में बाबू, मानव अधिकार से आप क्या समझते हो? तो आप यहां से इसका आंसर लिखिएगा, मानव अधिकार क्या होता है। देखिए, कहता है इस मानव अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करना। जैसे मानव अधिकार का मतलब क्या होता है? कि हम अपनी विचारों को, हम अपनी बातों को रख सके। अब मान के चलिए तानाशाही शासन में क्या होता है कि तुम्हारे विचार को कोई सुनेगा ही नहीं, सिर्फ राजा का ही बात वहां पर सर्वोपरि होगा, जनता का बात कोई सुनता ही नहीं था। तो क्या उसे मानव अधिकार कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मानव अधिकार के अंतर्गत क्या हो गया? व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ओके, यानी अपनी बातों को, विचारों को रख सकता है। दूसरी बातें, अब कहता है कि इच्छा अनुसार धर्म पालन का अधिकार, यानी उसे जब इच्छा होगा, जो इच्छा होगा, जिस धर्म का पालन करने का मन होगा, वो धर्म को वह मान सकता है, उस पर कोई बंदिशें नहीं लगनी चाहिए। ये हो गया मानवाधिकार। बातें समझ में आ रहा है? अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी पर्सनल भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। बातें समझ में आ रहा है? प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता, यानी प्रेस का मतलब होता है जो मीडिया जो होता है, यानी मीडिया जाकर के कहीं सरकार से कोई सवाल पूछ सकती है, उसकी आजादी होनी चाहिए। दूसरी बातें, हम 10 जगह 10 लोगों को बुला करके हम कोई भाषण दे सकते हैं, उसकी आजादी होनी चाहिए, जो कि अभी हम लोगों के पास आजादी है। तो फ्रांस में क्या ऐसा सब अधिकार था? पहले नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है ये सब अधिकार मिला लुई 16
उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तब बातें समझ में आ रहा है। तब मानवाधिकार के अंतर्गत क्या सब हम लोग देखे कि सबसे पहली बातें तो अपने विचार अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस एवं जो भाषण की वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, या फिर मानवाधिकार को परिभाषित करें। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोगों को इनको लिखना है। और तो और कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जबकि आपको हम बताए थे कि जो राजा का आदमी होता था वो फ्रांस की जनता पर बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लेता था, पढ़ाए थे। तो मानवाधिकार में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए, यानी मुकदमा होगा, अगर वो दोषी साबित होगा तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तब उसे जेल में बंद किया जा सकता है। अब यही सुविधा है, अब यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, शक हुआ तुमको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए, ऐसे तो दिक्कत था बाबू। अब राजा के नजर में जो विद्रोह करेगा सबको गिरफ्तार कर लेगा वो, तो दिक्कत हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? और तो और साथ ही साथ बिना मुआवजा दिए जमीन पर कब्जा भी नहीं करना। यानी क्या होता था, राजा का जो आदमी होता था ना बाबू, किसान उसान का जमीन ऐसे छीन लेता था, या फिर जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे, यानी जो धनी जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, वो क्या करता था, नीचे वर्ग के लोग गरीब सबका जमीन ऐसे छीन लेता था। तो ये भी कहा गया कि मानवाधिकार में कि बिना मुआवजा दिए जमीन पर कब्जा आप नहीं कर सकते हैं। ये सब मानवाधिकार के अंतर्गत बातें लिखी गई है। तो मानवाधिकार पूछेगा बाबू तो ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को लिख देना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अंत में 21 सितंबर 1793 ईस्वी को राजा की जो सत्ता था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी राजपाट जो था, राजा का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। तथा देशद्रोह के अपराध में लुई 16 पर मुकदमा चलाया गया, यानी लुई 16 को देशद्रोह करार दिया गया कि आप जनता के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते हैं, राजशाही खजाना को लुटा देता था। उसकी पत्नी अंत्यंत में आपको बताई थे अवसरों पर ज्यादा खर्चा करती थी। अब उसके दरबार में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो मुफ्त का वेतन उठाते थे, पेट बड़ा कर लिए थे, आप लोगों को बताए थे ये चीजें। तो मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1993 ईस्वी को बेचारा को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, फांसी पर चढ़ा दिया गया और बाद में मेरी अंतिम नियत लिखा गया, अंत्योत में। ठीक है, उसकी जो पत्नी था अंत्योत नेत, उसको भी क्या कर दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। दोनों मियाँ बीवी को क्या कर दिया, है ना, दोनों पैसा उड़ाती थी यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है? तो दोनों को क्या कर दिया गया, खत्म, फांसी दे दी गई। और लुई 16 के मरने के बाद बाबू वहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ। कहता है सन 1795 इसमें फ्रांस में नया संविधान बनाया गया जिसमें फ्रांस की गणतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई, यानी लोगों का शासन शुरुआत हुआ। अब वहां वोट डाल करके क्या हुआ, लोग सरकार को चुनता था। तो पहले किसका शासन था, राजा का शासन था। फिर 1795 ईस्वी में क्या हुआ, संविधान बनने के बाद फ्रांस में भी क्या सिस्टम चालू हो गया, गणतांत्रिक व्यवस्था शुरू हो गया। तो ये था बाबू कारण, और अंततः हम लोग देखे कि फ्रांस में भी लोगों को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई राजा के शासन से, और वहां भी गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गया। बातें क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। अब परिणाम देख लेते हैं बाबू। अब क्रांति हुई तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा, कुछ अच्छे भी परिणाम होते हैं, कुछ बुरे भी परिणाम होते हैं। चलिए इन्हीं को मेंशन कर लेते हैं। तो पहला है बाबू पुरातन व्यवस्था का। पुरातन का मतलब होता है पुराना, पुरातन का मतलब क्या होता है जी, पुराना, यानी पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, पुरानी जो सोच थी। आपको बताए थे कि धर्म पर टैक्स लगाया जाता था, कई तरह के ऐसे टैक्स थे। तो पुरानी जो व्यवस्था थी उनका अंत हो गया। कहता फ्रांस की क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा मिला, जिसमें लोग स्वतंत्र थे, समान अधिकार था सभी के पास, बंधुत्व यानी आपस में भाईचारा की दृष्टि से सब हिल मिल करके रहते थे। ये चीजें कब हुई, पुरातन व्यवस्था खत्म हुई, यानी फ्रांस में जब राजा का शासन खत्म हुआ, लुई 16 मर गया, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, तब जो है गणतांत्रिक जो व्यवस्था लागू हुई, तब जो है इन सब चीजों का उदय हुआ, यानी पुरातन व्यवस्था का क्या हो गया, अंत हो गया। क्लियर है? चलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। अब आपको पता है कि जब फ्रांस में लुई 16 का शासन था तो धर्म पर भी उसको कर देना होता था। तीथे टैक्स के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। तो धर्म के भी नाम पर टैक्स लिया जाता था। आप इस धर्म को मान रहे हैं, चूंकि आप देखिए, चूंकि वो जो था कैथोलिक धर्म प्रचलित था, तो जो जो अलग अलग धर्म से थे उस पर टैक्स देना पड़ता था उसको, जो कि बड़ा समस्या था। तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई और जब गणतांत्रिक शासन बना यहाँ पर, तो क्या हुआ, धार्मिक कर को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और
क्या बनाया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब हो गया कि बाबू ऐसा राज्य, किसी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे आप लोग अभी संविधान पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को पढ़ते हैं ना जी, उसमें एक शब्द आता है, संविधान नहीं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो आप लोग स्कूल वगैरह सब में पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक जो शब्द आता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का, पढ़ते हैं ना। तो उसका अर्थ क्या होता है? वही चीज है, उसका अर्थ क्या होता है बाबू, कि कोई भी राज्य का अपना कोई भाषा नहीं होगा। जैसे देखिए हमारा जो भारत है वो टोटल कितने राज्यों में बटा हुआ है? 28 राज्यों में। तो 28 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड अलग अलग है। अब अलग अलग है तो क्या वहां की भाषाएं अलग अलग है? क्या आप वहां पर हिंदी बोलने जाइएगा तो आपको भगा दिया जाएगा? नहीं। का संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी कोई जरूरी नहीं कि बिहार में हिंदी वाला बोलता है तो खाली हिंदू ही रहेगा, मुस्लिम नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, यानी धर्म निरपेक्ष हो गया। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब लोग गणतांत्रिक बना, तो वहां क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। कोई भी राज्य में किसी भी धर्म के लोग जा करके बस सकते हैं, उन्हें कोई भी पाबंदी या फिर कोई भी कर देना नहीं होता था। बातें क्लियर है? चलिए, और स्थापना की ओर जनता को क्या मिला? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब चलिए व्यक्ति की महत्ता। अब कहता है कि इस क्रांति के बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई, यानी अब उसको मौलिक अधिकार दिया गया, बोलने की आजादी, भाषण करने की आजादी, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कई तरह की आजादी दी गई। तो व्यक्ति की भी महत्ता को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, व्यक्ति की महत्ता बढ़ा। यहाँ पर बातें क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। ओके, कहता है वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। अब फ्रांस की क्रांति हुई तो पहले सारा शासन व्यवस्था, सारा देख रेख किसके अंतर्गत आता था? राजा के अंतर्गत आता था। लेकिन जब गणतांत्रिक हुआ तो सभी व्यक्ति क्या हुए? बिजनेस में शामिल हुए, क्योंकि सबका प्रॉफिट अब पर्सनल व्यक्ति के हाथों में रहता था। जो व्यापार करता था उसी के हाथों में जो है उसका प्रॉफिट रहता था। पहले राजा टैक्स के नाम पे ले लेता था, तो कई तरह के अन्य सारे जो है टैक्स ले लिए जाते थे। बातें समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों को पता है कि पूंजीपति जो होता था वो क्या करता था? किसानों से टैक्स लिया जाता था, और इन पूंजीपति को आप लोगों को पता थे क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर कहा जाता था, हाँ या ना? तो टैक्स फार्मर कहा जाता था। तो ये सब तरह के कारण थी। लेकिन जब गणतांत्रिक स्थापना हुआ फ्रांस में, तो क्या होने लगा? व्यापार भी बढ़ने लगा, वाणिज्य बढ़ने लगा, लोग धीरे 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 क्या होने लगे, है ना, उन्नति करने लगे। बातें समझ में आ रहा है? अब कहता है कि इस क्रांति के बाद व्यापारियों पर से कई व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए, यानी व्यापार करने वालों पर भी क्या किया गया था? व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही गणतांत्रिक व्यवस्था आई, ये क्या किया? ये सारे प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए। अब मान के चलिए, एक बात बताइए, जो व्यापारी है अब उस पर कहेगा कि नहीं, आप यहाँ से सामान लाएंगे इतना दूर तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, विदेश से सामान मांगेगा तो इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के कारण कई जो व्यापारी थे ना, सोचता था कि व्यापार तो करते लेकिन फायदा तो होता नहीं है, तो व्यापार नहीं करते थे। लेकिन जब ये व्यवस्था समाप्त हुई तो लोग व्यापार ज्यादा से ज्यादा करने लगे, तो क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे क्या होने लगा? ग्रोथ होने लगा। बातें समझ में आ रहा है? तो अब देखो उस पर कई तरह के प्रथा जो है प्रतिबंध भी लगा दिए गए। जैसे गिल्ड प्रथा किस पर लगाया गया था? व्यापार करने वाले व्यापारियों पर लगाया गया था। आयात कर करने का मतलब हो गया कि कोई आप सामान दूसरे देश से ला रहे हैं बाबू, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता था। तो हालांकि ये अभी भी चालू है, ऐसा लिया जाता है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था उस समय, ठीक है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का क्या हुआ? विकास हुआ। लोग धीरे 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 व्यापार में आए और व्यापार क्या हुआ? उन्नति पर पहुंचा। बातें क्लियर है? और अगर कोई भी देश में अगर ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता है बाबू, तो वो देश क्या होगा? स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। बातें समझ में आ रहा है? अगर आपके ही देश में व्यापार होगा ही नहीं, एक देश का सामान दूसरे देश जाएगा ही नहीं, तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। तो बस वही चीजें हैं। क्लियर है? व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ कब? गणतांत्रिक स्थापना के बाद। ओके, 1995 के 1795 के बाद। चलिए, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। अब देखो सरकार जगह जगह स्कूल भी खोले, उस पर शिक्षा का उत्तरदायित्व भी बढ़ा। कहता है कि फ्रांस में पहले चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, यानी जो चर्च होता था, चर्च आप लोग देखे हैं, सिर्फ वहीं पर शिक्षा का व्यवस्था हुआ। लेकिन बाद में पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई अन्य शिक्षण संस्थान भी खोले गए ताकि लोगों को क्या किया जा सके? शिक्षित किया जा सके। फिर इसके बाद महिला आंदोलन हुआ बाबू, है ना? कब हुआ? गणतांत्रिक स्थापना के बाद। तो महिला आंदोलन, क्रांति के बाद फ्रांस में समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से महिलाएं भी शामिल हुई। अब कहता था कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार है, महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए, तो महिला भी क्या कर दी? आंदोलन कर दी। अब कहता है कि हुई जिन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड
रिपब्लिकन वुमेन नामक जो है एक संस्था का गठन किया, जिसमें ओलफ गुज नामक नेत्री ने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, तो जो महिला आंदोलन की थी उन्होंने किस 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 संस्था की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा द सोसाइटी ऑफ है ना, रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें ओलंप गुज जो है एक नामक जो नेत्री थी, यानी महिला जो थी, वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को 1946 ईस्वी में मत डालने का क्या मिला, अधिकार मिला। बातें समझ में आ रहा है, मत डालने का भी उन्हें क्या मिला, अधिकार मिला। बातें क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। तो आगे देखते हैं बाबू, हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या क्या आया बाबू देख लिए, सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिला, व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ा, इन सब चीजों को समझ चुके हैं। चलिए, अब एक बात बताइए, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा? ये क्वेश्चन आपका पूछेगा इसमें से कोई एक पर 110%। हालांकि आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे तो उसमें बताए थे, देखे थे ना, कि फ्रांस की क्रांति का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, कई अन्य सारे देश पर क्या प्रभाव पड़े। चलिए, कुछ देशों का हम मेंशन किए हैं। चलिए आगे देखा जाए। कहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोपीय अन्य देशों पर भी पड़ा। जैसे पहला, इटली पर प्रभाव क्या पड़ा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का इटली पर प्रभाव का वर्णन करें, तो आपको ये वाला टॉपिक लिख देना है। अगर कहेगा फ्रांस की क्रांति का जर्मनी पर प्रभाव क्या पड़ा, तो ये वाला टॉपिक लिख देना, दो दो लाइन का तो है। पोलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब हो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इटली पर प्रभाव क्या पड़ा था। पहले इटली कई भागों में बटा हुआ था, यानी इटली का भी राज्य जो था कई भागों में बटा हुआ था, एक इटली नहीं था। फिर फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी वहां के जो लोग, वहां के जो जनता थे, उन्होंने देखा कि फ्रांस में राजा का शासन समाप्त हो गया, तो हमारे इटली में भी क्या हो सकता है, सब एक हो सकता है। बातें समझ में आ रहा है? बाद नेपोलियन ने इटली के विभिन्न भागों में जाकर के अपनी सेना एकत्रित किया और लड़ाई करके सब राज्य को क्या कर दिया, एक कर दिया। यानी इटली का जो राज्य था, कोई अलग राज्य था, कोई अलग अलग थलग था, कोई भी राज्य आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। जैसे एक बात बताइए, हमारे भारत में 28 राज्य अभी एक जुड़े हैं आपस में और जुड़ करके देश का निर्माण है। तो लेकिन पहले क्या था बाबू, आपको पता है, हैदराबाद अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था, इसको तो बाबू आजादी के बाद जोड़ा गया है ना, पहले नहीं था। गोवा भी अलग था, 1965 ईस्वी में गोवा को ऐड किया गया, तो ये आपको पता है। तो उसी तरह से इटली भी कई क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन गया, सेना एकत्र किया, सब राज्य को बोला इटली में मिल जाओ, नहीं तो फिर युद्ध करके मिला लेंगे। और युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ, नहीं तो किसी को प्रेम से, नहीं तो किसी को युद्ध से क्या करके इटली को एक कर दिया गया, और इटली अभी देखो एक बड़ा देश बन गया है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी भी उस समय देखो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। सोचिए, जर्मनी 300 छोटा छोटा राज्य में बटा था बाबू। ये सब आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो जर्मनी जो था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सोचिए, गिनना मुश्किल हो जाएगा 300। यहाँ 28 राज्य का नाम यहाँ बच्चा लोग को याद नहीं होता है, और 300 राज्यों में विभक्त था। कितना का नाम याद रखेगा, कौन, जर्मनी, है ना। फिर नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। अब नेपोलियन प्रयास किया और सबको जोड़ते 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 क्या कर दिया, 38 राज्यों में बांट दिया। अब मान के चलिए, छोटा छोटा राज्य जो था अपना अलगे राज्य बना करके वो लोग रह रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे नेपोलियन के प्रयास से सिर्फ 38 राज्यों में इसे क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। बातें क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए। अब पोलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, कहता पोलैंड पहले रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। देखिए, पोलैंड किसके किसके बीच बटा हुआ था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था, यानी 3 भागों में बटा हुआ था। फिर नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूका और प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप स्वतंत्रता कायम हो सका, और उसमें भी क्या किया गया, उसको भी एक मिला दिया गया। बातें समझ में आता है? ये था फ्रांस के क्रांति का कुछ अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा बाबू यहाँ पर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये देखे कि फ्रांस की क्रांति क्यों उत्पन्न हुई, उसके कारण क्या क्या थे, कारण हुआ तो इसके परिणाम क्या क्या थे, जिसमें लुई 16 के शासनकाल को खत्म किया गया था, और अन्य देशों पर फ्रांस के प्रभाव भी क्या हुए। इन सभी टॉपिक पर इस जो है आप लोगों को समझा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो फ्रांस की क्रांति है अच्छे से समझ में आया होगा। बातें समझ में आ रहा है? चलिए।